आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि में जातीय स्वरों में संधि होकर शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि का अर्थ ही होता है बड़ा। ठीक है, अर्थात इसमें हमें दीर्घ स्वर देखने को मिलते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और रीवन। ठीक है, सजातीय स्वर होते हैं जो एक ही वर्ग के या एक ही जाति के जो स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे अ का मेल अ से हो, ई का मेल ई से, उ का मेल उ से, री का मेल री से ही हो। ठीक है, इसमें मतलब जो स्वर है इनका आपस में ही मेल होता है। ठीक है, इसका पहला नियम हमने पढ़ा था आ वाला कि आ का निर्माण किस चीज से होता है, अ या आ के बाद अ या आ आने से शब्द में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ई का निर्माण सजातीय स्वर ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ आने से बनेगा क्या, आपका दीर्घ ई ही बनेगा। मेल चाहे किसी भी तरह से हो, ह्रस्व का मेल ह्रस्व से हो तब भी दीर्घ बनेगा, ह्रस्व स्वर का मेल दीर्घ स्वर से हो तब भी दीर्घ स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर से हो तब भी दीर्घ स्वर बनेगा, और दीर्घ का मेल यदि दीर्घ से हो तब भी क्या बनेगा, आपका दीर्घ स्वर ई ही बनेगा। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई होना चाहिए। क्योंकि संधि में हमने ये पढ़ा है ना कि संधि किसमें होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है कविंदर। ठीक है, जहां पर भी आपको ई की मात्रा दिख रही है, ठीक है, जहां पर भी ई की मात्रा दिख रही है यहीं से आपका शब्द टूटेगा। ठीक है, शब्द कैसे टूटना चाहिए कि जिसमें फर्स्ट वर्ण में भी ई आनी चाहिए और प्लस के बाद भी ई आनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र, कवि वर्ण में ई, यहाँ भी ई, अब ई और ई के मेल से बन गई आपकी दीर्घ ई। ठीक है, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, फर्स्ट ह्रस्व प्लस ह्रस्व के मेल से दीर्घ ई बन गई। ठीक है, अब ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द। ठीक है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी ई, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी ई। ठीक है, इसी तरह जितने भी शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आपको पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी ई और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी ई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमें एक चीज का पता नहीं चलता है कि ह्रस्व ई का प्रयोग करें या दीर्घ ई का प्रयोग करें। ठीक है, इसके भी एक ट्रिक है कि जहाँ पर भी शब्द का उच्चारण करते इसमें शब्द पर जोर पड़े, कि जहाँ पर भी शब्द का उच्चारण करते इसमें शब्द पर जोर पड़े वहां पर किस चीज का प्रयोग होगा, ह्रस्व ई या ह्रस्व उ का प्रयोग होगा। और जहां पर शब्द एकदम से उच्चारण हो, ठीक है, जब शब्द एकदम से उच्चारण हो वहां पर दीर्घ ई और दीर्घ उ का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट करके ये चीज डालो क्योंकि बुक में कहीं भी आपको ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आसानी से आप फिर बता सकते हैं कि यहाँ छोटी होगी या बड़ी होगी। ठीक है, जैसे हमने यही शब्द लिखा कविंदर, कविंदर। ठीक है, यहाँ पर जब इस शब्द का उच्चारण करें तो इस शब्द पे क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। ठीक है, जोर पड़ने पर छोटी या छोटा, इसीलिए हमने क्या लगाया, छोटी ई या ह्रस्व ई का प्रयोग किया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो और उदाहरण देखो। गिरिंदर और गिरीश। ठीक है, इन दोनों शब्दों का उच्चारण करके आप खुद देखो कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, कैसे शब्द आपके उच्चारण हो रहे हैं। पहला शब्द है गिरिंदर। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो शब्द पे क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। दूसरा शब्द है गिरीश, गिरिंद गिरीश, गिरिंद गिरीश। अब दोनों में देखो क्या अंतर, एक शब्द है जिसका उच्चारण एकदम से हो रहा है और एक शब्द का उच्चारण करते इसमें जोर पड़ रहा है। तो जहां पर भी जोर पड़े वहां ह्रस्व ई या ह्रस्व उ का प्रयोग करो, जहां एकदम से उच्चारण हो वहां दीर्घ ई या दीर्घ उ का प्रयोग करो। ठीक है, देखो अभी कैसे टूटेगा आपका। पहले मैंने बताया कि जहां मात्रा है वहीं से आपका शब्द टूटेगा और शब्द की कंडीशन है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी ई होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई होना चाहिए।
ठीक है, तो कैसे टूटेगा आपका ये गिरी प्लस शब्द पे जोर पड़ रहा है इसलिए छोटी ई, गिरी प्लस इंद्र, गिरीश, गिरी जमा ईश, शब्द का एकदम से उच्चारण हो रहा है इसलिए दीर्घ ई का हमने यहाँ प्रयोग किया। देवीच्छा, देवीच्छा या देवीच्छा कैसे शब्द का उच्चारण होता है, देवीच्छा। ठीक है, अब देवी शब्द आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, और बस ध्यान रखना है जो जमा के बाद हम दूसरा पहला वर्ण लिखते हैं उसमें ध्यान रखना है कि ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ का प्रयोग होगा। ठीक है, जमा से पहले जितने भी शब्द है उनको हम जैसे डेली की लाइफ में लिखते हैं उनको वैसे ही लिखो, मतलब जो शुद्ध शब्द होता है उसको वैसे ही लिखो। बस ध्यान कहाँ देना है, प्लस के बाद। ठीक है, यहाँ देखना है कि ह्रस्व ई का प्रयोग होगा या दीर्घ ई का। रजनीश, रजनीश एकदम से उच्चारण हो रहा है तो क्या होगा, रजनी शब्द अब ऐसे लिखा जाता है, अब इसको ह्रस्व ई मत लगा देना है ना, रजनी प्लस ईश। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पहले नियम के बारे में जिसमें अ या आ के बाद अ या आने से क्या बन जाता था उसका दीर्घ आ। ठीक है, वह भी शब्द सेम था उसका कि जहां से टूटेगा जहां पर आ की मात्रा हो। दूसरा नियम है ई वाला, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सजातीय स्वरों में संधि होती है, सजातीय स्वर अर्थात एक ही वर्ग के, इसलिए ई के लिए हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ह्रस्व जहाँ पर जोर पड़े वहाँ ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ का प्रयोग करें, जहाँ एकदम से उच्चारण हो वहाँ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ का प्रयोग करें। पहला नियम था आ वाला, दूसरा ई वाला, तीसरा नियम है ऊ वाला। दीर्घ ऊ का निर्माण किस तरह से होता है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ सीखेंगे। इसके लिए सजातीय स्वरों में सजातीय स्वर क्योंकि अब ऊ का मेल ऊ से ही हो। ठीक है, तो इसमें भी चारों ही तरह से किसी भी तरह से मेल हो, बनेगा कि आपका दीर्घ ऊ ही बनेगा। ठीक है, ह्रस्व का मेल ह्रस्व से हो तब भी दीर्घ बनेगा, ह्रस्व का मेल दीर्घ से हो तब भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ का मेल यदि ह्रस्व से हो तब भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ का मेल यदि दीर्घ से हो तब भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसमें भी पहले की तरह कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दोनों में से एक होना चाहिए, दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पर भी वही नियम काम करता है कि जहाँ पर जोर पड़े वहाँ ह्रस्व ऊ का प्रयोग, जहाँ एकदम से उच्चारण हो वहाँ दीर्घ ऊ का प्रयोग। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है ये दोनों शब्दों का उच्चारण करो और देखो इनमें क्या अंतर है। ठीक है, जब दोनों शब्दों का आप उच्चारण करेंगे तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे पहला शब्द है आपका भानुदय, भानुदय। ठीक है, न के बाद जब ऊ की मात्रा उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, शब्द पे जोर पड़ रहा है, और दूसरे शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो ये शब्द एकदम से उच्चारित होता है, लघुर्मी, भानुदय लघुर्मी, भानुदय लघुर्मी। ठीक है, यहाँ पर जोर पड़ रहा है और ये एकदम से उच्चारण हो रहा है, इसलिए जहाँ पर भी जोर पड़े वहाँ ह्रस्व ऊ का प्रयोग करो, और जहाँ पर एकदम से उच्चारण हो वहाँ दीर्घ ऊ का। ठीक है, जैसे भानुदय का क्या हो जाएगा, भानु जमा उदय, जोर पड़ रहा है इसलिए हमने ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया। लघुर्मी, लघु शब्द ऐसे लिखा जाता है, और उर्मी एकदम से उच्चारण हो रहा है इसलिए ऊ का प्रयोग करो, दीर्घ ऊ का प्रयोग करो। ठीक है, भानु जमा उदय, लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। वैसे और शब्द आपके पास बधुत्सव, बधु जमा उत्सव, बधुत्सव, बधु जमा उत्सव, क्योंकि यहाँ पे जोर पड़ रहा है इसलिए हमने ह्रस्व ऊ का प्रयोग किया। ठीक है, जैसा कि नियम था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ या ऊ होना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है, दूसरे शब्द का भी अंतिम वर्ण ऊ है। ठीक है, तो इसमें बस जो नियम है आपका उसी के अनुसार आपके प्लस से पहले और प्लस के बाद वर्ण आने चाहिए। चौथा नियम है री। ठीक है, दीर्घ संधि का चौथा नियम है री। अब री का निर्माण होता है री से ही। ठीक है, री के बाद री वर्ण आए तो क्या बनेगा आपका री। ठीक है, जैसे आपके पास
मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी री होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, री ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास शब्द है पितृण, पितृण, नियम के अनुसार पहले शब्द के अंतिम वर्ण में री और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी री। ठीक है, ये आपको पता है ना कि री की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, री है, और यहाँ पे भी री स्वर है, इसलिए दोनों के मेल से क्या बन गया, री। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे तोड़ें तो क्या होगा, यहाँ से हमने री निकाल दिया तो हमारे पास क्या रह गया, पी और त। किसी भी व्यंजन से जब हम स्वर निकालते हैं तो हमारे पास व्यंजन रह जाता है, और यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, ण। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी त में री की मात्रा री और अंतिम वर्ण ण। ठीक है, बन गया आपके पास पितृण। मातृण, मातृ प्लस ऋण, मातृण, मातृ जमा ऋण। आइए एक बार रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने दीर्घ संधि के 3 नियमों के बारे में पढ़ा, ई, उ और री। ठीक है, किस तरह से ई वर्ण का निर्माण होता है, किस तरह से उ वर्ण का निर्माण होता है और किस तरह से री का। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में हमने पढ़ा था कि दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों में संधि होती है। ठीक है, सजातीय स्वर अर्थात एक ही वर्ग के, अ का मेल उसी वर्ग के वर्ण से, मतलब कि अ का अ से ही होगा या फिर अ का आ से होगा। ठीक है, इसमें 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से इनमें मेल होता है। वैसे ई का मेल आपस में, ठीक है, ई वर्ग के वर्णों में ही ह्रस्व ई का दीर्घ से या दीर्घ का ह्रस्व से या फिर दीर्घ का दीर्घ से, है ना। और ऊ का अपने ही वर्ग से ह्रस्व उ या दीर्घ उ या ह्रस्व उ, मतलब इसी तरह से 4 प्रकार से जने जो भी बताएं आपके, उसी तरह से आपका इन वर्णों का मेल होगा।